चलिए शुरू करें। हाँ हाँ, इसको वैसे बहुत विस्तार में पढ़ने आ गया मैं। इनका कहना है कि मूल्यों के सोपान क्रम में इंसान सफलता चाहता है, सुख की प्राप्ति चाहता है। तो उसके बाद आपका एग्जैक्ट लास्ट सेंटेंस में नहीं समझ पाया, पर मेरे ख्याल से आप ये पूछ रहे हैं कि सुख की प्राप्ति के बाद क्या जीवन में, बस यही जानना चाह रहे हैं। मोक्ष तो सुख ही है। सुख जैसे चावल ही अक्षत है, पानी ही जल है। आप पानी पिए, जल पिएंगे तो एक ही चीज़, लेकिन जल कहने में उसकी डिग्री बढ़ जाती है। ऐसे चावल हो या अक्षत हो, बात एक ही है। ऐसी आनंद और मोक्ष एक ही बात है। आनंद को आध्यात्मिक टच दे देंगे तो मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष पे हम बात करेंगे, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लें। भारत के 9 में से 8 दर्शन मोक्ष को अपना आदर्श मानते हैं। उन 8 में से कम 4-5 ये मानते हैं कि मोक्ष का मतलब है परम आनंद। कुछ मानते हैं कि मोक्ष आनंद नहीं है, मोक्ष दुखों का अभाव है। जैसे बुद्ध ने कहा, हीनयानी बौद्ध ऐसा ही मानते हैं, सांख्य ऐसा मानता है। कुछ मानते हैं कि मोक्ष का मतलब है चेतना का अभाव, जैसे न्याय, वैशेषिक, मीमांसा। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, हीनयानी, बौद्ध, सांख्य, इन 5 को छोड़ देंगे तो बाकी तीनों और उनके सारे वेरिएशंस, इन सबका मानना है। जैसे शंकराचार्य का, जो वेदांती हैं, वैष्णव वेदांती उनका, जैन दर्शन का, महायानी बौद्धों का, इन सब की एक ही मान्यता है कि मोक्ष का मतलब परम आनंद। इसलिए मोक्ष दरअसल आनंद का ही एक आध्यात्मिक नाम है। जब हम पढ़ेंगे मोक्ष के बारे में, दर्शन वाला हिस्सा आएगा तब समझेंगे विस्तार में। वैसे जो जिज्ञासा बनती है उसका सामान्य उत्तर ये है कि आप जब भी प्रश्न पूछेंगे ना कि ये क्यों चाहते हो जीवन में, सफलता क्यों चाहते हो, इसका उत्तर है आनंद के लिए। पर आनंद क्यों चाहते हो, इसका उत्तर आनंद के लिए नहीं हो सकता। जब अंत में प्रश्न और उत्तर एक ही हो जाए, इसका मतलब अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, और उसके नीचे के किसी भी प्रश्न का उत्तर होगा आनंद या सुख। ये सुखवादी कहते हैं, सुखवाद भी दर्शन है, और सुखवाद इस मामले में बाकी दर्शनों से ज्यादा सुसंगत है, इसलिए हम उसकी बात को मानते हैं। और यूपीएससी मानती है। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा 2 साल पहले, सभी मानव सुख की आकांक्षा करते हैं, क्या आप भी सुख की आकांक्षा करते हैं? आपकी सुख की धारणा क्या है? तो कई बार यूपीएससी भी लगता है कि उसी सिद्धांत को लेकर चल रही है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है भी सुखवाद। ठीक है, तो बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पेशेंस से क्या मिलता है अंत में? सुख। उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए रखिए तो मिलेगा, आनंद मिलेगा। प्रश्न जो इथिक्स में, मैं केवल उनको पढ़ देता हूँ। मूल्य की विशेषता है कि यह नैतिक आदर्श होते हैं, ये यथार्थ का वर्णन नहीं करते। इसका एक उदाहरण देकर समझाइए। यथार्थ का मतलब जो दुनिया में चल रहा है, आदर्श का मतलब दुनिया जैसी होनी चाहिए। तो जैसे हम कहीं ईमानदारी, दुनिया में हर व्यक्ति ईमानदार है नहीं, पर दुनिया में हर व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। तो ईमानदारी क्या है? चाहिए वाली चीज है, शुड बी, ought टू बी वाली चीज है, न कि डिस्क्रिप्शन है हमारे रियल वर्ल्ड का। तो हर मूल्य ये बताता है कि दुनिया को कैसा होना चाहिए, न कि ये बताता है कि दुनिया एग्जैक्टली ऐसी है। इस सेंस में कहा कि मूल्य आदर्श हैं। असल में विज्ञान 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव, एक नॉर्मेटिव। तो डिस्क्रिप्टिव है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये विज्ञान ये नहीं बताते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, ये बताते हैं कि दुनिया कैसी है। नॉर्मेटिव साइंसेज या नॉर्मेटिव डिसिप्लिन वो हैं जो बताते हैं कि दुनिया को कैसा होना चाहिए। तो एथिक्स एक नॉर्मेटिव डिसिप्लिन है, न कि डिस्क्रिप्टिव डिसिप्लिन है, ये कहने का भाव है। किसी नई चीज का मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए मूल्यों को आधार बनाते हैं। इसको भी उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कुछ भी नया है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि पहली बार किसी ने इंटरनेट का आविष्कार किया, और हमारे समाज में पेरेंट्स से बच्चों ने कहा कि पापा घर पे इंटरनेट लगवा दो, मम्मी घर पे इंटरनेट लगवा दो। पापा मम्मी को पुराने प्रश्नों के उत्तर पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है बच्चों के लिए, कहाँ मना करना है, कहाँ बोलना है। ये नया प्रश्न आ गया। अब वो क्या करेंगे? इंटरनेट लगवाना ठीक रहेगा या नहीं, इसका मूल्यांकन करेंगे अपने मूल्यों के आधार पर, कि इससे डिसिप्लिन का मूल्य बढ़ेगा या कम होगा बच्चों में, इससे बच्चों में स्वावलंबन बढ़ेगा या कम होगा। तो जो मूल्य हमारे दिमाग में पहले से है, उन मूल्यों की कसौटी पर किसी भी नई चीज का मूल्यांकन करके हम फैसला करेंगे कि वो ठीक है या गलत है। कुछ भी ऐसा नया होगा तो हम मूल्यांकन करेंगे उसी कसौटी पे जो पहले से मूल्यों के रूप में हमारे पास बनी हुई है। नैतिकता और धर्म में क्या समानता करेंगे, शायद आज ही हो जाएगा विस्तार में, तो कल तो होगा ही होगा। इसके बाद है, इन योर प्रीवियस लेक्चर यू टॉक्ड अबाउट एप्टीट्यूड, यू सेड दैट योर एप्टीट्यूड इज डिसाइडेड बाय योर जेनेटिक्स। देखो, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि एप्टीट्यूड जेनेटिक्स से डिसाइड हो जाता है। मैंने ये कहा कि एप्टीट्यूड के डिसीजन में जेनेटिक्स की बड़ी भूमिका होती है। मैंने उसी समय यह वाक्य बोला था कि ऐसा हो सकता है कि बहुत अभ्यास करने से हम थोड़ा बहुत चेंज कर लें उसमें, क्योंकि सिर्फ जेनेटिक्स का मामला नहीं है, पर जेनेटिक्स का ठीक ठाक आधार है जो हमारे एप्टीट्यूड को डिफाइन करता है। और जब हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, मैं आपको वो थियरीज बताऊंगा, स्टडीज बताऊंगा, किस वैज्ञानिक ने क्या अध्ययन किया, उसके क्या निष्कर्ष हैं, हम सबको कोट करेंगे। हवा में कोई बात नहीं करनी है, ना मुझे करनी है ना आपको करनी है, बहुत प्रमाणों के साथ बात करनी है। I want you to throw light upon neuroplasticity as it suggests that your brain is not concrete but it is plastic. एक काम कीजिए, जैसे इंटेलिजेंस पढ़ेंगे उसके बाद एप्टीट्यूड पे आएंगे, तो उस समय हम इसको डिस्कस कर लेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी जो मैं समझ पा रहा हूँ, बिना इस शब्द को जाने, जो उसके संधि विच्छेद से समझ पा रहा हूँ, वो ये है कि हमारा दिमाग फ्लूइड स्टेट में रहता है, ठोस अवस्था में नहीं होता है। और फ्लूइडिटी की वजह से यह संभावना है कि वो नई नई शेप्स ले सके, नए नए रूप में सामने आ सके, नई क्षमताएं जो हम नहीं जानते उनको डेवलप कर सके, जितना मैं समझ पाता हूँ। इन सबकी जो स्टडीज है उसको कोट करके समझेंगे क्या निष्कर्ष हैं स्टडीज के। और अब अभी ये तनाव मत लीजिए। No moral values are based on absolute reason. They are made for the sake of selfish existence of humans and societies. In this case, there seems to be no reason for a man who is powerful enough to not escape these rules. ये बात सही है, तो प्रश्न ही है। एक प्रश्न आया था एक बार, वो प्रश्न आया था फिलोसफी के पेपर में
एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति यह बता नहीं सकता कि उसे नैतिक क्यों होना चाहिए। जॉर्ज मेवरोड्स एक दार्शनिक हुए, उनकी स्टेटमेंट है। ये प्रश्न ही पूछा जो आप पूछ रहे हैं, दरअसल वही प्रश्न है। जब पढ़ेंगे धर्म नैतिकता उसमें ये सब कर लेंगे प्रश्न। चलिए अब ये बताएं कि परसों की क्लास में अंतिम विषय मेरे ख्याल से ये चल रहा था कि मूल्य स्थिर हैं या परिवर्तनशील है। ठीक है, तो रिकैप देने की जरूरत तो है नहीं, आपको सारा ध्यान हो गई। हमने परसों सिर्फ मूल्यों की पढ़ाई की कि मूल्य क्या है, सबसे पहले मूल्य क्या है, फिर उनकी विशेषताएं पढ़ी, फिर उसका वर्गीकरण पढ़ा। और वर्गीकरण बहुत सारे हैं, है ना। साधन मूल्य, साध्य मूल्य सबसे पहला वर्गीकरण है। एक शब्द मैं आपको और समझाना चाह रहा हूं, आज आपको थोड़े से नोट्स मिलेंगे, उसमें इसका जिक्र आएगा, तो आपको ये ना लगे कि बताया नहीं। मूल्यों का एक वर्गीकरण ये भी होता है कि कौन से मूल्य सकारात्मक है, कौन से मूल्य नकारात्मक है, पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज। एक क्लासिफिकेशन ये भी हो सकता है। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हमारा समाज कौन सी चीजें करने पर बल देता है और कौन सी चीजें नहीं करने पर बल देता है। सकारात्मक मूल्य का मतलब है आदर्श चीजें जो करनी चाहिए, और नकारात्मक का मतलब है वो चीजें जिनका मूल्य नेगेटिव है, माइनस में है, जो नहीं करना चाहिए। तो जो चीजें करना बुरा है उसको बोलते हैं नकारात्मक मूल्य, और जो चीजें करनी चाहिए किसी समाज के हिसाब से उनको बोलते हैं सकारात्मक मूल्य। तो कहीं ये शब्द है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज, तो इसका मतलब ये हुआ। जैसे अहिंसा, सद्भाव, भाईचारा, ये कहें सकारात्मक मूल्य हैं। हिंसा, नफरत, ये सब कहें नकारात्मक मूल्य हैं सामान्य स्थितियों में। रेयर कंडीशंस में नकारात्मक मूल्य सकारात्मक हो जाएगा और सकारात्मक नकारात्मक हो जाएगा, लेकिन सामान्य स्थितियों में कुछ मूल्य सकारात्मक रहेंगे और कुछ नकारात्मक रहेंगे। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि मूल्य वस्तुनिष्ठ हैं, आत्मनिष्ठ हैं, और फैसला ये हुआ था कि कुछ मूल्य वस्तुनिष्ठता के नजदीक हैं, कुछ आत्मनिष्ठता के नजदीक हैं या बीच में है। लेकिन कोई भी मूल्य पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ या पूरी तरह से आत्मनिष्ठ नहीं हो सकता। उसके बाद हम उस प्रश्न पे आ गए थे जो भी हम पढ़ रहे हैं कि मूल्य स्थिर हैं या परिवर्तनशील हैं। और मैंने आपसे कहा था कि किसी भी चीज के परिवर्तनशील होने के तीन आयाम होते हैं, एक होता है स्पेस, एक होता है टाइम, एक है सिचुएशंस। हमने चलते चलते उस दिन समझ लिया था कि स्पेस के हिसाब से भी मूल्य चेंज हो जाते हैं, टाइम के हिसाब से भी मूल्य चेंज हो जाते हैं, और सिचुएशंस के हिसाब से भी मूल्य चेंज हो जाते हैं। इसके तो लाखों एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर आपके पास एक एक एग्जांपल तीनों का है तो इसका उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त आधार आपके पास है। तो टाइम के हिसाब से मूल्य बदलते हैं। इसका सबसे आसान एग्जांपल ये है कि आप देखेंगे किसी भी पीढ़ी को लगता है कि उसके समय में सामुदायिकता का जो भाव था वो उसके बाद की पीढ़ियों में कम होता गया है। जैसे आपकी पीढ़ी शायद वो पीढ़ी नहीं है जिसके स्कूल के टाइम में फेसबुक आ गया था, ये आ गया था आपके टाइम पे। मतलब आप लोग लगभग उस संक्रमण काल के लोग हैं कि कुछ के समय में आ गया होगा, कुछ के समय में नहीं आया होगा, है ना। तो अब जो नई पीढ़ी है उसके पास तो फेसबुक है, बचपन से ही है, इंस्टाग्राम भी सब कुछ है। और हमसे एक पीढ़ी पहले वो लोग हैं जिनके पास फेसबुक आया तो बुढ़ापे में आया, और उसके एक पीढ़ी पहले नहीं आया उनके सामने, तो फेसबुक पूर्व पीढ़ी है, इंटरनेट पूर्व पीढ़ी है इतिहास में। तो आप किसी भी बूढ़े व्यक्ति से बात करेंगे तो उसको बार बार लगता है कि जो पहले बात थी ना, लोग मिलकर रहते थे, सामुदायिकता थी, परिवार संयुक्त होते थे, सब चीजें जुड़ी हुई थी, अब सब अलग हो गया, कोई किसी को नहीं पूछता है। किसी भी समाज के इतिहास को उठा लीजिए, हर नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी की तुलना में सामुदायिकता को कम और इंडिविजुअलिटी को ज्यादा महत्व देना चाहती है। तो मैं मोटी सी बात कह सकते हैं कि टाइम के हिसाब से देखें तो कलेक्टिविज्म की तुलना में इंडिविजुअलिज्म, सामूहिकता की तुलना में वैयक्तिकता का मूल्य बढ़ता जाता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया आपको दिखेगी समाजों के इतिहास में। वैयक्तिकता, वैयक्तिकता ऐसे लिखते हैं, कई लोग बहुत नमूना टाइप का लिखते हैं ऐसे, ये गलत होता है। अगर आप ऐसा लिखते भी हैं तो ऐसा मत लिखिएगा, ऐसे लिखिए वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, स्पेस का मतलब भौगोलिक स्थान के हिसाब से। तो मैंने एक दो एग्जांपल दिए थे, जैसे किसी कठिन प्रदेश के व्यक्ति के अंदर कौन सा मूल्य होगा, हार्ड वर्क का, मेहनत का मूल्य होगा, और किसी सरल प्रदेश के व्यक्ति के भीतर वो मूल्य नहीं होगा। तो उसी एग्जांपल से काम चला लेंगे। सिचुएशंस मैंने बताया था कि जैसे युद्ध काल की स्थितियां हो और शांति के समय की स्थितियां हो, तो इन दोनों स्थितियों में जो मूल्य होंगे अलग अलग हो जाएंगे। युद्ध से घिरे हुए समाज में साहस का मूल्य केंद्र में होगा, और शांति वाले समाज में सौहार्द, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, ये सब मूल्य केंद्र में होंगे। इसका मतलब मूल्य कोई स्थिर वस्तु है या परिवर्तनशील वस्तु है, परिवर्तनशील वस्तु है। लेकिन एक अंतिम बात ये कि कोई भी मूल्य बिना बात के नहीं बदलता है कि मूल्य सच है कि मुझे 5 साल हो गए चेंज होना चाहिए, मुझे मैं चेंज हो जाता हूं, ऐसा नहीं होता है। तो एक तो मूल्य यूं ही नहीं बदलते, यानी वो सापेक्षतः स्थायी होते हैं, स्थिर होते हैं, यानी जब तक कोई बड़ी वजह ना हो तब तक वो नहीं बदलेंगे। और कुछ मूल्य ऐसे हैं जो सामान्यतः नहीं ही बदलेंगे। वो मूल्य कौन से हैं? जो साधन साध्य मूल्यों की श्रेणी में साध्य मूल्यों की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। वो मूल्य आमतौर पर ऐसे होंगे जिनमें परिवर्तन नहीं के बराबर आएगा। जैसे युद्ध काल में घिरे हुए समाज को भी ये पता रहता है कि साहस का मूल्य क्षणिक है, एक बार स्थितियां ठीक हो जाएंगी तो अंत में मूल्य वही काम आएगा, शांति वाला ही। तो ऐसे 3-4 मूल्य जो हमने डिस्कस किए थे, कौन से हो सकते हैं जो आपको लगता है कि लगभग हर समाज उन्हें हमेशा मानता आया है और हमेशा मानना पसंद करेगा? जो बहुत वस्तुनिष्ठ थे वही बहुत स्थिर हो जाएंगे। कौन कौन से? शांति और विनम्रता वगैरह भी ठीक है, लेकिन जो साध्य मूल्य के आसपास है ना, शांति का मूल्य है, आनंद का मूल्य है, भाईचारा है, इस तरह के जो मूल्य हैं इनमें स्थिरता का एलिमेंट ज्यादा होगा। और जो छिटपुट मूल्य हैं, जो क्षणिक स्थितियों से पैदा हुए मूल्य हैं, उनमें परिवर्तनशीलता का तत्व ज्यादा होगा। कंसेप्ट स्पष्ट है? इसके आंसर में क्या क्या लिखना है, केवल पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अगर ये प्रश्न है तो केवल संकेतों में नोट कर लीजिए। देखिए, ये सिर्फ सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, रूपरेखा केवल उत्तर की। ठीक है, परीक्षा में अंततः आप लोग खुद लिखेंगे ना, ये तो नहीं चाह रहे कि मैं वहां भी आ जाऊं लिखवाने के लिए, है ना। तो आदत डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स के रूप में लिखिए, उसको फिर अपने आप डेवलप कीजिएगा। लिखिए, नंबर 1, मूल्यों की स्थिरता और परिवर्तनशीलता
पर दार्शनिकों में अत्यधिक विवाद है।